दोस्तों, एनवीएन के विशेष कार्यक्रम तारीख पे तारीख में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा ने 9 में से 6 सीटें जीत ली। लेकिन इस कामयाबी के लिए योगी जी ने क्या क्या षड्यंत्र किए, क्या क्या साजिशें की, क्या क्या तमाशे किए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगी जी इतने डरते क्यों हैं और डराते क्यों हैं। तो आइए इस विशेष चर्चा में चलें, जो कि हमारे दोस्त डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब चलाने वाले हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात उपचुनाव में किस तरह वोटरों को पुलिस प्रशासन ने रोका और चुनाव आयोग के लाख गाइडलाइन के बावजूद नफरती बयान और पुलिस का दोहरा रवैया, यही हमारा आज का विषय है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट का एक पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर साहब हैं। माथुर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जावेद मोहम्मद साहब हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे साथ एनवीएन के चीफ एडिटर डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। तो पहला सवाल माथुर साहब आपसे, आपने देखा वो वीडियो जिसमें एक पुलिस एहलकार महिलाओं को धमका रहा है, बल्कि उन पर पिस्तल ताने हुए है और कुछ देर के लिए वोटिंग रुक गई। क्या है ये मामला? चुनाव आयोग क्यों इतना लाचार है? क्या समझते हैं आप कि क्या है इसके पीछे की राजनीति? क्या उत्तर प्रदेश में सरकार को बीजेपी की कोई खतरा है या योगी को अपनी सीट के जाने का खतरा है? क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, वजह तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व कार्ड है वो चलना बहुत धीरे धीरे उसकी अहमियत कम होती चली जा रही है। लोगों की समझ में आने लगा है कि बड़े मुद्दे हैं और आप देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर्स की उसमें भीड़ आ रही है। रिजल्ट्स भी जो है इनके उस तरह के नहीं आ रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव में देखा ऑलरेडी। अब देखिए, लोकसभा चुनाव की जब बात की जाती है तो तमाम लोग कहते हैं कि यूपी में देखिए बीजेपी की सिर्फ 33 सीटें रह गई या कितनी कम रह गई। लोग ये नहीं जानते कि अगर इसमें मायावती का फैक्टर ना होता तो बीजेपी को इतनी भी सीटें नहीं मिलती। ये 20 के उसके नीचे उसके पे समझ जाते। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इसका साफ जाहिर है इसका मतलब कि बीजेपी हैज लॉस्ट ग्राउंड इन यूपी, जो कि उनके लिए सबसे अहम चीज है। क्योंकि यूपी और बिहार जैसी बड़ी स्टेट्स ही ने मोदी साहब को पावर में बिठाया है और उनको तो कह रहे थे कि हमें 70 सीटें मिलेगी, 75 मिलेगी, सब है। तो कहने का मतलब ये कि यूपी में इनका जो है धीरे धीरे इनकी जमीन धसक रही है और बड़ी धीरे धीरे क्या कहना चाहिए, काफी तेजी से हो रही है। तो अब बारी बात है, नर्वस है ये, तो इसके लिए इस तरह के हथकंडे करेंगे ही, क्योंकि इनके पास कोई इस तरह के आपका जो लोकतंत्र है उसके लिए कोई इनके मन में वो तो आस्था तो है नहीं कि उसके कुछ नियम माने जाए, कायदे माने जाए या उसके साथ किया जाए। तो दे वांट पावर एट एवरी कॉस्ट। तो जो हुआ मुझे तो उसका बिल्कुल ताज्जुब नहीं है, ये तो होना ही था, क्योंकि हर तरह से करेंगे। ये साफ साफ जाहिर करता है कि भाई इनको जो है दे आर अनसर्टेन अबाउट देयर प्रोस्पेक्ट्स। पहले कहीं पार्टी से खबरें आई कि 9 की शायद 2 सीटें ये हार जाए, मतलब। तो अब देखिए क्या होता है, इसमें क्या है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अगर 150, 200, 400, 500 वोटर्स को डरा ले, धमका ले, से कोई बड़ा भारी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर लोगों का मन आपसे हट गया है और दे वांट टू वोट यू आउट, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अब देखिए, अमेठी का चुनाव लीजिए, ये इतना इन्होंने सब कहा, सब बात करी, इतनी बड़ी नेता उनकी स्मृति ईरानी, तमाम बातें की गई। वो उसको कांग्रेस के उसको ये भी कहा गया कि ये तो इनका पीए है, क्लर्क है, नौकर है, सब है, लेकिन तभी वो जीता और बड़ी शानदार जीता उसमें। तो कहने का मतलब ये कि इन बातों का कोई बड़ा हमारे फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये बातें इनका फ्रस्ट्रेशन जरूर दिखाती है, इनकी अनसर्टेनिटी दिखाती है। और इनको सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनके पास जो हिंदू मुसलमान को छोड़कर और कुछ है ही नहीं।
होता ही नहीं है। ना कि विकास की बातें करें, चुनाव के टाइम 2 ही बातें करते हैं आकर के, क्योंकि इनका ख्याल है कि वही चीजें वोट दिलाएगी, और वो चीजें उनका वोट नहीं दिला पा रही है, और इनको बल्कि इस मामले में कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये ऐसी बातें करेंगे ही करेंगे। तो मुझे ताज्जुब नहीं हुआ बिल्कुल भी जी उन्होंने। जावेद मोहम्मद साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े मेरे सामने रखे हैं वोटिंग के, उसमें सबसे ज्यादा कुंदरकी में 57.7% वोटिंग हुई है, और सबसे कम गाजियाबाद में 33.4% वोटिंग हुई है। जावेद साहब का संबंध हमसे कट गया है। सलीम साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि इतनी कम वोटिंग हुई है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? कुंदरकी का आपने बताया, लेकिन मैंने तो गाजियाबाद के बारे में सुना था कि 5 बजे तक वहां पर सिर्फ 37% वोटिंग हुई थी। अब गाजियाबाद भाजपा का गढ़ है, शहरी विभाग है, शहर से नजदीक है, लोग जो है वो राजनीति का महत्व समझते हैं, और लोग जो है वो सत्ता का महत्व समझते हैं। इसके बावजूद जो ये निराशा और हताशा है, इसका कारण ये है कि लोग पहले तो आपने देखा महाराष्ट्र में तावड़े साहब पैसे बांट रहे हैं खुल्लम खुल्ला, और फिर ये कि अगर आपने जिसको वोट दिया उसको भी ये लोग खरीद लेते हैं। अभी आम आदमी पार्टी के एक नेता बीजेपी में आ गए, महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूट के आ गई। तो लोगों को ये लगता है यार कि आखिर परेशान होने से क्या फायदा, पैसे से ये वोट खरीद लेंगे, या अगर वोट नहीं खरीद सकते तो फिर वो हमारे नेता को ही खरीद लेंगे, या उसको जेल में डाल देंगे, उसको काम करने नहीं देंगे, और हम अदालत में जाएंगे तो फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोई फैसला तो होगा नहीं। तो इस तरह की जो वातावरण बनता है, इस तरह के माहौल में लोगों का निराश होना और निराश होकर के वोट डालने के लिए नहीं आना, मैं समझता हूं स्वाभाविक है। हमारे साथ में पृथ्वीराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। पृथ्वीराज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा आपसे ये सवाल है कि बावजूद चुनाव आयोग के गाइडलाइन के, पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार उत्तर प्रदेश में वोटरों के साथ किया कि उनका आईडी चेक किया, उनको वोट डालने से रोका, महिलाओं पर पिस्टल तानी, आपका इतना लंबा कैरियर उत्तर प्रदेश में गुजरा है, पुलिस में गुजरा है, तो पुलिस का रवैया इस तरह का क्यों है, और क्या वो चुनाव आयोग की बात मानने को तैयार नहीं है? क्या आप समझते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे मानसिकता है। एक जो मानसिकता उत्तर प्रदेश में पनप रही है, और उत्तर प्रदेश जिस मानसिकता का अग्रणी बनकर इस देश में उभरा है, वो मानसिकता है। वो कह रहे हैं कि बार बार दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार है। तो भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान अभी तक तो लागू है, तो फिर ये बुलडोजर सरकार कहाँ से आ गई? तो ये धक्काशाही इस देश में चल रही है। किसी भी संवैधानिक संस्था का ये बुरी तरह से अपमान कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अच्छा एक्शन लिया है। जो आरोपित पुलिस अधिकारी हैं, कुछ जो वहां पर देखे गए हैं वीडियो में, जिनका संज्ञान लिया गया है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने और उनके जो स्टाफ है वहां पर स्टेट में, उन्होंने कार्रवाई की है। 4-5 लोगों को सस्पेंड भी किया है। तो क्या जो इस देश के दबे कुचले लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, क्या उनको ऐसे ही दबाया जाएगा? जो
इस तरह की असंवैधानिक गतिविधियां इस देश में बढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्या यूं ही चलती रहेंगी? तो इससे बाकी तो आम जनता को तो नुकसान हो ही रहा है। आम जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उनका तो हनन हो ही रहा है। मुझे लगता है कि इस देश का प्रजातंत्र ही खतरे में पड़ गया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में यदि जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, वंचित शोषित लोग हैं, यदि उनको उनका अधिकार किसी सिस्टम में भी मिल सकता है तो वो प्रजातंत्र है। तो यदि इस देश का प्रजातंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा तो फिर जो इस देश के करोड़ों दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दबे कुचले जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से शोषित और वंचित हैं, उनके अधिकारों का क्या होगा? तो ये धक्काशाही का प्रतीक है और ये किसी भी संवैधानिक संस्था का आदर करने से जो है बल्कि उसका विरोध कर रहे हैं और उसका उल्लंघन कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की प्रक्रियाओं का। तो ये बंद होना चाहिए। और पुलिस अधिकारी जो है वो एक संवैधानिक अधिकारी हैं, उसके संवैधानिक अधिकार हैं, पावर भी है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो इस तरह से ये तो बिल्कुल गलत किया है ये पुलिस वालों ने। इस तरह से धक्काशाही नहीं करनी चाहिए। किसी की आइडेंटिटी देखने का यदि अधिकार है तो वो चुनाव अधिकारी को है जो वहां पर बैठा है बूथ में। तो ये कोई बहुत बड़ा एक जन आंदोलन ही इस देश को, इस तरह की जो शक्तियां हैं, प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं जो इस देश में दंगे फसाद और भाईचारे को खत्म करना चाहती हैं, उसका विरोध कर सकती हैं और उसको मिटा सकती हैं। जावेद मोहम्मद साहब, आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने 4 सीटों पर इलेक्शन को दोबारा कराने की मांग की है। तो उन 4 सीटों में मीरापुर है, कुंदरकी है, करल है। तो आप क्या कहते हैं, आपने किस तरह का माहौल वहां देखा है? देखिए, निष्पक्षता नाम की चीज तो अब रह नहीं गई। इतना ज्यादा डिक्टेटरशिप चल रही है पूरे हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी जहां जहां सरकारें हैं वो इस तरह का दुरुपयोग करती रही हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के वक्त में उत्तर प्रदेश में 10 साल से इनकी हुकूमत है। उन इलेक्शनों में प्रशासन का पूरा सहयोग लिया जाता है, प्रशासन के जरिए इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश के हाल के इलेक्शन में कानपुर में ये हालत हो गई थी कि जो वहां की कैंडिडेट थी, सोलंकी की वाइफ, उनको कहीं जाने नहीं दिया गया। एक तरीके से एक जगह एक स्टेशन पर रोक दिया गया। जैसे कि हमेशा इलेक्शन के दौरान कैंडिडेट जो होता है दूसरे बूथ, तीसरे बूथ, चौथे बूथ पे जाया करता है, जायजा लिया करता है कि वोटिंग ठीक हो रही, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, किसी तरह की अंदाजा लगाता है। तो उनको जाने से रोक दिया गया। और कुछ इलाकों में तो समाजवादी पार्टी का बस्ता भी लगने नहीं दिया गया। अब उसमें आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रशासन का इस तरह का रवैया रहा है जो कि इलीगल था और वो लोग करते रहे हैं। तो ये एक तरीके से इसमें, जैसे कि अभी आपने देखा कि डिमोलिशिंग को लेकर पिछले 10 सालों से 8 सालों से डिमोलिशिंग जो तमाम हो रही थी, उसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉर्म बना दिया कि फ्यूचर में अब इस तरह से मकान नहीं तोड़े जाएंगे। तो उसी तरीके से जो इलेक्शन के हालात चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में या खासकर भारत के अंदर, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और इलेक्शन के लिए भी तमाम तरह के वो गाइडलाइन जारी करने चाहिए ताकि निष्पक्षता से चुनाव हो सके। निष्पक्षता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और बल प्रयोग पूरी तरह से प्रशासन का लिया जाता है। यहाँ तक कि जिलाधिकारियों और एसएसपीओं को वहां से आदेश दिया जाता है सीएम हाउस से कि अगर 2000-4000 का मामला हो तो इलेक्शन को रोक दो, रिजल्ट मत घोषित करो और आखिर वक्त में इसको पलट दो। तो वो सब हो रहा है बाकायदा। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 बार इलेक्शन में ये सब चीजें करी गई हैं। कितने जगह पर दूसरी पार्टियां जहां मजबूती से लड़ रही थी, जीत रही थी, उनको आखिरी वक्त में जीत का अनाउंस होने के बाद हरवा दिया गया। तो ये एक अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है, इसको कौन रोकेगा?
सरकारें रोकेंगी, केंद्र सरकार रोक सकती है, लेकिन केंद्र सरकार भी उन्हीं की है, राज्य सरकार भी उन्हीं की है, तो रोकेगा कौन इसको? अब रोकने के लिए बची अदालतें हैं। अदालतें अगर स्वतः संज्ञान लेती हैं या इस पर मजबूत पीआईएल वगैरह हो, आधार के साथ पेश करी जाए कोर्ट को ऐसा इसमें कानून बनाए आगे फ्यूचर के लिए, ताकि वो रोक सके। वरना ये अंधेर नगरी चौपट राज वाला मामला चल रहा है। यहाँ पर जो चाहे मन चाहे करवा लें। आप कैंडिडेट को ना तो वोट डालने, ना वोटर्स को वोट डालने दे रहे हैं, ना दूसरे कैंडिडेट को पर्चा दाखिल करने की मौका दे रहे हैं, जा रहा तो भगा दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं जेलों में। तमाम तरह की रोकने की कोशिश हो रही है, और इससे निपटने के लिए हम समझते हैं सिर्फ अब एक कोर्ट का सहारा रह गया है। अगर कोर्ट इसमें जागरूकता लाता है तो कुछ हिंदुस्तान में निष्पक्षता से चुनाव होने की संभावना दिखेगी आने वाले वक्त में। वरना इसी तरह झल्ला उड़ान काम चलता रहेगा। जिसको चाहे आप बनवा लीजिए, जिसको चाहे हरवा दीजिए आप। जी, प्रदीप माथुर साहब, आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये पहले जमाने में हम सुनते थे कि बूथ लूटे जाते हैं। अब पुलिस प्रशासन के जरिए पूरा इलेक्शन लूटने की जो कोशिश चल रही है, उसके बावजूद हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र ऐसे में बचेगा? क्या ये निष्पक्ष चुनाव कहलाएगा? क्या है आपकी विचार? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र कुछ होने वाला नहीं है। ये जो लोग हैं, आप इस एक जरा फैक्ट समझ लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2014 में जब मासिव मेजोरिटी के साथ मोदी साहब पावर में आए, 2019 में जब वो मासिव मेजोरिटी के साथ पावर में आए, तो उनको टोटल वोट्स का 37% वोट मिले। समझिए, अब अगर आप ये देखें, अगर मान लिया जाए कि देश में 80% वोटर जो है नॉन हिंदू है, तो हिंदुओं के 80% वोट तो होंगे ही होंगे। तो सारा हिंदू का राज करने के बाद और हिंदुत्व की बात करने के बाद भी 43% हिंदू जो है इनके झांसे में नहीं आए। मतलब अब सवाल ये है कि ये पावर में कैसे आ गए? पावर में इसलिए आ गए कि अपोजिशन पार्टीज बटी हुई थी, और अपोजिशन पार्टीज जो है क्या करना चाहिए, जब वो साथ आई, आपने जैसे देखा लोकसभा के चुनाव में, तो वो जो है ये जो है काफी इनकी सीटें कम हो गई, बल्कि और भी कम हो जाती है अगर थोड़ा सा अपोजिशन जो है और ज्यादा जोर लगाता सब है। तो मैं समझता हूं कि इनके कहने से जो है कोई लोकतंत्र को खतरा नहीं है। खतरा इस बात से है कि जो लोग इनको अपोजिशन करने वाले हैं वो या तो मेहनत नहीं कर रहा है, या हताश बैठे हैं, या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं जावेद साहब की इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता कि अदालतें जो है क्या कर रही हैं, हमको बचाएंगी। अदालतों का काम को बचाना नहीं है, हम बचाने, हम अपने को खुद ही बचाएंगे। इस पूरी जो है ये लोग आए हैं पावर में एक बात सपोर्ट के जरिए। जब तक आप एक काउंटर मास मूवमेंट नहीं खड़ा करेंगे इनका मुंह बंद करने के लिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ये काउंटर मास मूवमेंट जो है ये वो सब लोग करेंगे जो समझते हैं और समझने लगे हैं कि इनकी पॉलिसी जो है वो सिर्फ जुमलेबाजी है और देश को बर्बाद कर रही है। कुछ खास बड़े लोगों का फायदा हो रहा है। आप इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक देखिए, हो क्या रहा है कि बड़े लोगों के हाथ में पैसा इकट्ठा हो रहा है, और जो आम आदमी है वो जो है वो उसका एक आप देखेंगे उसका वो हो रहा है, उसके पास पैसा कम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इससे डिमांड भी आगे कम होने वाली है और इकोनॉमी के लिए बहुत खराब दिन आने वाले, मैं आपको बताऊं। मतलब तो आप लोग समझने लगे ये बात। इनके खिलाफ जो है मास एक्शन होगा, तो तब जाकर के काम होगा। अब मास एक्शन में क्या है, देखिए, अब पिछली बार आप भी केस पे चैनल में बात हो रही थी, तो एक साहब कहने लगे कि भाई वो मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, हम लोग बताइए कैसे प्रोटेस्ट करें और हमारा प्रोटेस्ट क्या सक्सेसफुल होगा। तो मैं उसे कहना चाहता था कि आपका प्रोटेस्ट जो सिर्फ मुसलमानों का प्रोटेस्ट नहीं होगा, इसमें सब लोग आएंगे जो कि क्या करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ है, जो इस हुकूमत की धांधली के खिलाफ है, जो तानाशाही के खिलाफ है। तो आपको मास मूवमेंट बनाना पड़ेगा, और मास मूवमेंट जो है वो छोटे छोटे इदारों में बन के नहीं होगा। मतलब सबको साथ आना पड़ेगा जो समझते हैं कि गलत गलत हो रहा है। दिक्कत क्या हुई है कि पिछले सालों में हम लोगों ने पूरा जो पॉलिटिकल एक्शन है उसका महत्व भूल गए हम लोग कि इट इज अ मास मूवमेंट एंड मास पॉलिटिक्स दैट कैन सेव यू। ये अदालतें वगैरह तो एक बड़ा वैसा मामला है कि जो भी टेक्निकल मामला है जो आपको ले जाएंगे। अदालतों का काम आपको बचाना थोड़ी है, उनका काम आपकी डेमोक्रेसी बचाना थोड़ी है। वो तो आपको बचानी पड़ेगी, मास सेक्शन से बचानी पड़ेगी। अपने घरों से बाहर निकले, पहले होता था, अब हुआ क्या है, जैसे स्टूडेंट यूनियन बंद हो गई, ट्रेड यूनियंस बंद हो गए, स्टाफ यूनियंस बंद हो गई, तो जब आपके सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे मास मोबिलाइजेशन के वो बंद हो गए। अब उसके लिए आप सिर्फ सरकार को थोड़ी दोष दे सकते हैं, सरकार तो जैसी है ही, वो तो तानाशाही चाहती है। और लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वो क्यों नहीं जागृत हो रहे हैं। मतलब
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। इतना ज्यादा क्या कहना चाहिए प्रेस पे दबाव है इस सरकार के अंदर, जो कि मैं महसूस कर सकता हूँ, आप लोग तो शायद नहीं जानते होंगे। इसके बावजूद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 3-4 साल से इलेक्शन हो रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि प्रेस क्लब को कंट्रोल कर ले, लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे साथी लोग जो खड़े हो जाते हैं और पूरे इन्होंने सब कुछ किया, थोड़ा पैसे खिलाने की बात करी, जर्नलिस्टों को भर्ती किया, नहीं कर पाई। है मतलब प्रेस काउंसिल को ये लोग चाहते थे कि अपने सब इनके मर्जी के करें, क्या है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास बिल होनी चाहिए इसको फाइट करने के लिए, इसके सिस्टम को। आज भी देश के कुछ जंग पत्रकार जो है धड़ल्ले से लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब है। हमारे सलीम साहब बैठे, ये देखिए इनको कोई दिक्कत नहीं है कुछ करने में, मतलब तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, अरे क्या करें, प्रेशर है प्रेस पे, और लेकर के हाथ में हाथ बांध के बैठ गए। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। मतलब अदालतें आपको कुछ नहीं करेगी जब तक आप मास एक्शन नहीं करते, बाहर नहीं आते हैं, पुलिस से लाठी डंडे खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और आपस में मिलकर नहीं रहते। ये जातवाद से और ये धर्म के ग्रूस बना के कोई कोई वो नहीं होगा। आज इनके ऊपर दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दलित आ जाए, मुसलमानों पर मुसलमान आ जाए, स्टूडेंट पर स्टूडेंट आ जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी पड़ेगी और अपने सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अगर किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, आप कहीं भी, आपको साथ आना पड़ेगा, मतलब वरना कुछ नहीं होने वाला है अदालतों से। मतलब तो हमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई डेमोक्रेसी को खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ हमारी जो है क्या कहना चाहिए निष्क्रियता की वजह से, इलेक्शन की वजह से। ये लोग जो है, इनके पास कोई ऐसा नहीं है कि सब हो। आज इनके हाथ में पावर है तो बारी बात है, ब्यूरोक्रेसी और अफसर चमचागिरी करने के लिए इनके साथ चले जाते हैं। भाई उसको तो अपनी नौकरी करनी है, लेकिन नथिंग टू फील होपलेस अबाउट इट। so long as we are active, nothing will happen to our democracy, I can assure you. जी, पृथ्वीराज सिंह जी, आप तो उत्तर प्रदेश में भी पोस्टेड रहे हैं और आपने सब चीजें देखी हैं। तो जिस इंतजामिया का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, अगर वही मदद करने लगे और इलेक्शन की लूट में लग जाए, तो फिर निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा और लोकतंत्र कैसे बचेगा? क्या है आपका विचार इस बारे में? मैं माथुर साहब की इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूं कि जो अदालतें हैं उनका जो रोल है ऐसे मामलों में बड़ा लिमिटेड होता है। तो अदालतें अपना आदेश जारी करती रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट और जो प्रदेश के हाई कोर्ट हैं अपने आदेश जारी करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो इम्प्लीमेंटेशन है उन आदेशों की वो तो ग्राउंड पे होती है। उसके लिए तो जो राजनीतिक सत्ता है और जो एग्जीक्यूटिव है, प्रशासन शासन है, वो जब चाहेंगे तो उसको लागू करेंगे, वह अन्यथा वो ढील बरतेंगे और उसको ठंडे बस्ते में डालते रहेंगे। आम आदमी को कोई ज़्यादा राहत इससे नहीं मिलती है। ये माथुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट एक्शन जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी के टाइम में हुआ था 70s में, इस तरह का कोई स्टूडेंट मूवमेंट या कोई इस तरह का एक मूवमेंट जब तक खड़ा नहीं होगा देश में, तो देश में अपने अधिकारों के प्रति जागृति लोगों में नहीं आएगी और मास मूवमेंट से ही इस धक्काशाही को और इस जो अपनी मनमानी हो रही है इसको रोका जा सकता है। दूसरी बात यह है कि माथुर साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी को कुछ नहीं होगा। डेमोक्रेसी को ठीक है कुछ नहीं होगा, लेकिन डेमोक्रेसी को यदि हम पंगु बना देंगे, उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वो तो फिर निष्क्रिय हो जाएगी ना डेमोक्रेसी, जो ऑलरेडी हो चुकी है। तो डेमोक्रेसी अब कहने के लिए है ना, कहने मात्र के लिए है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो मुझे जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स मिली है उसमें भी खूब पैसा फटा है, खूब मतलब काफी महंगे में लोगों की वोटें खरीदी गई हैं ग्राउंड पे। तो ये क्या है, ये प्रजातंत्र को कमजोर करने की ताकत है कि नहीं है? शराब बांटी गई है और जिस तरह से मिस्टर तावाड़े को पकड़ा गया है वहां पर उनका महाराष्ट्र में, तो ये क्या है? और इसका जो अब एक इसकी पराकाष्ठा जो अब देखने को उत्तर प्रदेश में मिली है कि जिस तरह से वोटर्स को धमकाया गया और उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए, जो कि उनकी शक्तियां ही नहीं है पुलिस वालों की। तो और जिस वजह से मुझे लगता है कि इसी वजह से शायद ये जो वोटर परसेंटेज जो है वो उत्तर प्रदेश में डाउन गई है। लोग डर गए हैं, वोट डालने गए ही नहीं, डर गए कि भाई पहले से उनको शायद मोहल्लों में जाकर
और घरों में जा जाकर इनके कार्यकर्ताओं द्वारा डरा दिया गया है कि तुम अगर बूथ पे आए तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या चीजें हैं? ये प्रजातंत्र को कमजोर करने की तो हरकतें हैं। और बड़े बड़े नेता को कभी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे और फलाना है, ये है, वो है। तो ये देश को एक हेल्थी डेमोक्रेसी की तरफ ले जाने की कवायद नहीं है। डेमोक्रेसी को कमजोर करने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं और काफी हद तक कमजोर भी हुई है। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल सर से पानी अभी नहीं गुजरा है। और यदि इस तरह का कोई जन आंदोलन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अगर खड़ा किया जाए देश में तो हालात सुधर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो माथुर साहब कह रहे हैं कि जो हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सिर्फ एक्स पर या ट्विटर पर जो है वो एक दो स्टेटमेंट दे देते हैं और कभी मतलब संविधान को हाथ में लेकर घूमने लगते हैं। भाई, हाथ में लेकर घूमने से क्या होगा? आप जन आंदोलन खड़ा कीजिए और लोगों को जागृत कीजिए और लोगों को उनके अधिकार के बारे में समझाइए। मुझे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस भी अपने आप में ही लगे, अपने आप को प्रमोट करने पे लगे हुए हैं लीडर। अब जो है वो इसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी भी एमपी हैं, सोनिया गांधी जी भी एमपी हैं और अभी प्रियंका गांधी जी भी एमपी बन जाएंगी। तो भाई, सारे के सारे परिवार वाले एमपी यहीं से बनेंगे क्या? तो आप देश के युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? देश के युवा जो है तुम तो सिर्फ कार्यकर्ता हो, बस काम करते रहो, हमारी सेवा करते रहो, एमपी तो हम ही बनेंगे या इनके जो नेता हैं उनके बेटे बनेंगे। तो ये दोनों तरफ से प्रजातंत्र को, ये भी तो एक प्रजातंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। ये जो आम कार्यकर्ता जो संघर्ष करता है जमीन पर, फिर वो संघर्ष क्यों करेगा? उसको तो लग रहा है कि भाई इनके परिवार के लोग ही एमपी बनेंगे, इनके भाई भतीजे ही एमपी बनेंगे। तो इसलिए ये पूरी की पूरी जो एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, ये प्रजातंत्र को कमजोर कर रहा है। और इसमें कोई ना कोई मसीहा, हमारे इस देश का कोई ईमानदार कहीं ना कहीं से उभरेगा, जरूर उभरेगा। ऐसा नहीं है कि ये चलता नहीं रहेगा और इस बाजी को पलटेगा जरूर, ये मेरा मानना है। सलीम खान साहब, आपने महाराष्ट्र का इलेक्शन भी देखा, आप यूपी पर भी नजर रखे हुए हैं। तो यूपी में जो जिस तरह के इंसिडेंट अभी हुए उपचुनाव में, इससे क्या योगी को अपनी सीट का खतरा है या उनकी हुकूमत को तो कोई खतरा नजर नहीं आता इन 9 सीटों पर जीतने या हारने से? तो क्यों इस तरह का कदम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उठाया? देखिए, योगी तो चक्की में पिस रहा है। जैसे चक्की के 2 पार्ट होते हैं ना, एक तो नीचे का पार्ट है जो उसकी पार्टी है और एक ऊपर का है जो समाजवादी पार्टी है, और ये दोनों मिला के उसको पीस रहे हैं। दोनों चाहते हैं कि इनका कांटा निकल जाए। तो लोकसभा चुनाव में तो दोनों की मनमुराद पूरी हुई। समाजवादी पार्टी भी जो है वो आगे बढ़ गई और बीजेपी नीचे रह गई। और केशव प्रसाद मौर्य और उनके जो आका हैं अमित शाह साहब, इन दोनों को एक अच्छा मौका मिला कि साहब इन योगी के खिलाफ हवा बनाई जाए। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अगर उसके बाद ये 10-10 उपचुनाव होने वाले, 9 हुए, 1 को रुक दिया गया, तो अगर योगी को पहले हटा दिया गया और फिर बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब होगा तो लोग बोलेंगे कि भाई अगर योगी होते तो ऐसा नहीं होता, योगी होते तो ये कर लेते और योगी होते तो वो कर लेते। तो उन्होंने कहा कि चलो योगी से जो है ये उपचुनाव भी लड़वा दिया जाए, हारना तो है ही है। अब जब आप जो है वो लोकसभा का चुनाव भी हार गए, आप उपचुनाव भी हार गए, तो सच्ची बात तो यह है कि आपको सत्ता में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं। यानी अगर कोई इज्जतदार सियासतदान हो तो उसको खुद जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कह देना चाहिए कि भाई अब मुझसे नहीं होगा,
मैं पप्पू हूं तो अब किसी और को ये दो। लेकिन आजकल के जो नेता हैं या जो हमारे बीजेपी के लोग हैं, इन लोगों से इस्तीफा दिया नहीं जाता, इन लोगों से इस्तीफा लिया जाता है। तो यही योगी के साथ होगा और गालिब का वो शेर लोग पढ़ेंगे, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो शाह भी ये चाहते हैं कि वो बेआबरू होकर निकले, उनका प्रतिद्वंद्वी हटे, और केशव प्रसाद भी चाहते हैं और अखिलेश भी चाहते हैं और राहुल की भी चाहते हैं। तो इसलिए जो है सबके लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन बेचारे योगी के लिए जो है वो लूज लूज सिचुएशन है। तो उन्होंने अपने सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए, हालांकि उनको इसकी जरूरत नहीं थी। ये 9 की 9 सीट हार जाए तब भी उनकी सरकार स्थिर है, लेकिन उनको पता है कि ये सरकार मेरी नहीं है, मैं तो जो है वो गैस पे, हम लोग बोलते थे गैस पे है, तो मैं तो गैस पे हूं। तो इसलिए जाने से पहले आखिरी जो है वो सुसाइडल टाइप की जो है वो कोशिश करके देखूं। अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया तो ये होगा कि इनको हटाना थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर हटा भी देंगे तो मैं ये जो है मेरे ताल्लुक से कुछ सहानुभूति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए योगी जी ने अपना काम खराब किया है जाते जाते, मैं तो यही समझता हूँ। जी, आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सजेशन हमें प्रोग्राम बनाने के लिए ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। लिहाजा आपसे ये अनुरोध है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।